नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। देश में अनलॉक शुरू होते ही लोगों की लापरवाही भी शुरू हो गई है। लोगों की बेफिक्री इतनी बढ़ गई है कि बाजार हो या दुकानें, लोग बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही कोरोना गाइडलाइंस को मान रहे हैं। इतना ही नहीं, मास्क पहनने में भी लोगों को अब परेशानी हो रही है और जो लोग पहन भी रहे हैं वो ठीक से मास्क नहीं लगाते। मार्केट से लेकर मॉल्स और स्टेशन से लेकर बस अड्डे तक लोग लापरवाही कर रहे हैं और ऐसा तब कर रहे हैं जब अगले 2 से 3 महीने में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। सरकार अब तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुटी हुई है। आशंका है कि तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी। इसी बात का पता लगाने के लिए दिल्ली एम्स और WHO ने 4 राज्यों में 700 बच्चों पर सीरो सर्वे किया है, जिसके नतीजे राहत देने वाले हैं। सीरो सर्वे में बच्चों में लगभग बड़ों के बराबर ही सीरो पॉजिटिविटी मिली है, यानी बच्चे भी कोरोना से बड़ों के बराबर ही संक्रमित हुए हैं और उनके शरीर में एंटीबॉडी बन चुकी है। क्या है सीरो सर्वे और थर्ड वेव बच्चों के लिए कितना घातक है, इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर्स के साथ एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। लेकिन सबसे पहले बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर आखिर इतनी भीड़ क्यों है, ये जानने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे। अगले 1 घंटे तक बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए कोरोना OPD। सबसे पहले आपको इंदौर लिए चलते हैं। यहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मानने के लिए तैयार नहीं है। इतनी भीड़ में कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, लोग कोरोना प्रोटोकॉल को ही नहीं मान रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको इंदौर की दिखा रहे हैं। होने वाला अभी देश में अनलॉक शुरू होते ही दिल्ली मेट्रो की भी सर्विस शुरू की गई, लेकिन अभी पूरी तरह से मेट्रो सभी रूट्स पर चालू नहीं की गई है, जिससे मेट्रो स्टेशन के बाहर लोगों की लाइन लग जाती है। गुरुग्राम से दिल्ली जाने के लिए हुडा सिटी सेंटर स्टेशन पर भारी भीड़ देखी जा रही है। तो इस तरह की भीड़ और जो लाइन लगी हुई है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, वो कितना घातक है ऐसे दौर में जब कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक है, आप समझ सकते हैं। तीसरी लहर की आहट के बीच लोग इतने बेफिक्र क्यों हैं, मुंबई से बता रही हैं इंडिया न्यूज संवाददाता शिवानी मिश्रा। मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर, जहां की तस्वीरें आप देख पाएंगे कि किस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो खाली नजर आ रहे हैं। खाली होने का कारण यहां पर ये है कि बहुत ही सीमित संख्या में वैक्सीन के डोजेज हर एक सेंटर को मुंबई में मिलते हैं। हालांकि मुंबई के अंदर 300 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, लेकिन हर एक सेंटर को सिर्फ और सिर्फ 100 वैक्सीन के डोजेज दिए जाते हैं, जिसमें पहला डोज मिलता है उन लोगों को, 50 लोगों को जिनके पास पहला डोज लेने आए हैं। बाकी के 50 डोज उनके लिए होते हैं जो कि सेकंड डोज लेने आए हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आपने अभी सुना कि मात्र 100 डोज अगर एक वैक्सीनेशन सेंटर को मिलते हैं, इससे साफ पता चलता है कि अभी भी वैक्सीनेशन स्केल तेज नहीं हो पाई है, यानी कि आगे आने वाले दिनों में वैक्सीन के लिए ज्यादा भीड़ और कोरोना के थर्ड वेव का खतरा दोनों ही एक साथ बढ़ने वाले हैं। बता दें कि महाराष्ट्र प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि वो आसानी से लोगों को वैक्सीन देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वैक्सीन की कमी इसी तरह से बरकरार है। इसी बीच में महाराष्ट्र के कोविड-19 टास्क फोर्स में काम करने वाले डॉक्टर्स का कहना यह है कि कम से कम 70% लोग जब तक पूरी तरह से वैक्सीनेट नहीं हो जाते, तब तक शहर को खोला नहीं जा सकता, क्योंकि थर्ड वेव का खतरा बिल्कुल अवसर पर आ चुका है। कैमरा पर्सन रमेश महिदा के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज मुंबई। इस बीच मुंबई में अनलॉक होते ही रियायतें शुरू हो गई हैं, लेकिन इनका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा ना हो इसके लिए BMC ने कुछ पाबंदियां अभी लगाई हैं। क्या है मुंबई के ताजा हालात, ये बता रही हैं इंडिया न्यूज संवाददाता श्वेता वर्मा। में राज्य सरकार की अब तक असमंजस की स्थिति बरकरार है। हम देख रहे हैं मुंबई में केस लोड कम हो चुके हैं कोरोना वायरस के, लेकिन अभी भी मुंबई लेवल 3 पर बताई जा रही है। आदित्य ठाकरे का ये कहना है कि जब तक कोरोना के केस लोड 500 से कम नहीं आ जाते, मुंबई में लेवल 3 की रियायतें ही दी जाएगी। और आप तस्वीरों में देखिए,
ये दक्षिण मुंबई का बाजार है, क्रॉफर्ड मार्केट। यहाँ पर लोग अपने घरों से निकले हैं और यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, आपको बता दें। लेकिन अभी भी जो लेवल 3 की पाबंदियाँ हैं वही अभी भी लागू होती हैं। जैसे केवल 4 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, जिनमें अनावश्यक दुकानें शामिल हैं। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लेक्सेस ये सब बंद रहेंगे मुंबई में, और ये सारी चीज़ें आगे आने वाले दिनों के लिए भी जाहिर रहेंगी। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी आता है कि अब लेवल 3 के बाद जो है लहर 3 कोरोना वायरस का, उसका खतरा भी मंडरा रहा है। तो अब सरकार की सबसे चिंता का विषय यही बना हुआ है कि किस तरीके से अब मुंबई में अनलॉक प्लान दिया जाए, आगे बढ़ाया जाए, या फिर से जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसे दोबारा वापस लेके आया जाए। इस बीच बच्चों पर तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकारों ने तैयारी तेज कर दी है। सीएम योगी कुछ तैयारियों को देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार पर पहले बोलने से नहीं चूक रही है। रखना होगा कि थर्ड वेव के बारे में जो आशंका व्यक्त की जा रही है, हमने इसके लिए 4 प्रकार की अपनी स्ट्रेटजी तैयार की थी। एक, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति। बच्चों पर थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है। अभिभावक स्पेशल बूथ हर एक जनपद में बनाए गए हैं और कुछ जनपद इस पे अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सभी जनपद इस पे ध्यान दें कि 12 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को हम कवर कर सकें। इसके लिए अभियान अभिभावक स्पेशल बूथ बनाना, पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई और आइसोलेशन वार्ड हर एक जनपद में युद्ध स्तर पर तैयार हों। और मेडिसिन किट 26 जून से वितरण होंगे। इस पर हम अभी से अपनी तैयारी और अपने कार्यक्रम हमारे आगे बढ़ जाने चाहिए, इसको हम लोग देख लें। मीडिया पर, ट्विटर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एकदम से ऐसी चीजें कर रहे थे, तब उन्हें अच्छा ट्विटर लगता था। अब जब उनकी चीजें सारी खिलाफ हो गई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ट्विटर पर प्रतिबंध लगाकर लोगों की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसे दबाना चाहती है, अपने पापों को छुपाना चाहती है। मुझे लगता है ट्विटर पर ऐसे कोई जो आपत्तिजनक कंटेंट आते हैं ट्विटर स्वयं हटाता है। ये अलग बात है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी के कामयाबियां हैं उन्हें नहीं हटवा पा रहे हैं। तो कोरोना के केसेस लगातार घटे हैं, जिससे कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका ने चिंता बढ़ा दी है। और इन सब के बीच हमने आपको तस्वीरें दिखाई अलग अलग जगहों से, जहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। क्या हालात हैं शहरों में, वो जानने के लिए हम अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं। 4 संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ अलग अलग शहरों से। राहुल गौतम दिल्ली से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, देवेंद्र हमारे साथ गुरुग्राम से रहेंगे, अभिषेक मुंबई से जुड़ गए हैं और रवि कुमार हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। शुरुआत राजधानी से करते हैं। राहुल, राजधानी में क्या स्थिति है, क्योंकि बहुत हालत खराब हो गई सेकेंड वेव में, लेकिन अब धीरे धीरे करके हालात बेहतर हुए हैं। तीसरे वेव की आशंका है, लेकिन अगर राजधानी में ही नियमों का पालन नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? क्या हालात है यहाँ पर बाजारों में, मेट्रो में? देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको कि दिल्ली के अंदर आपने सही कहा, जो मामले हैं वो 200 से भी कम आ रहे हैं। ये वही दिल्ली है जिसमें 30,000 तक एक दिन के अंदर नए कोविड केसेस आ रहे थे। अब क्योंकि केसेस कम आ रहे हैं तो जाहिर है लोगों के अंदर एक आप कहिए कि ढीलापन आ गया है। जो पूरा सिस्टम है वो कहीं ना कहीं सुस्त हो गया है। आपको याद होगा कि किस तरीके से बाजारों के अंदर पहले जो लोग थे वो मास्क लगा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, और यहाँ तक कि जो दुकानदार है और जो आसपास के जो जिम्मेवार नागरिक हैं वो भी उनको इन्फॉर्म कर रहे थे कि आप इन चीजों को इस्तेमाल करें ताकि इससे बचा जा सके। लेकिन अब क्योंकि मामले कम हो गए हैं तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं अब ढिलाई देखी जा रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आज ही केंद्र सरकार ने एक लेटर लिखा है सारे के सारे राज्यों को। उसमें साफ तौर में कहा है कि कोविड बिहेवियर, एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमको नहीं छोड़ना है, और अगर छोड़ते हैं तो जाहिर है जो कहा जा रहा है कि तीसरी वेव आ सकती है, उसकी जो तीव्रता है वो ज्यादा भयानक हो सकती है, वो ज्यादा खतरनाक हो सकती है। कई लोगों को हमने देखा वो मास्क पहनते हैं सिर्फ और सिर्फ चालान से बचने के लिए, ना कि अपने आप को कोविड से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ये ऐसे जो लोग होते हैं ना अपनी खुद की जान को खतरे में डालते, आसपास के जो लोग हैं उनके लिए भी खतरे की घंटी ये ऐसे लोग होते हैं। तो जाहिर है सरकार को जो है सख्ती बढ़ानी पड़ेगी। हमें बताया जा रहा है कि जो दिल्ली सरकार है वो आने वाले समय के अंदर जो लोग बार बार वायलेशन कर रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान का भी विचार कर रही है। बिल्कुल, अलग अलग जगहों से खबर आई है कि प्रशासन ने
उन लोगों को सबक सिखाने के लिए जो कि गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, कुछ सख्त नियम बनाए हैं और बीएमसी ने ऐसा किया है। मुंबई में एक खबर आ रही है, लेकिन मुंबई से पहले हम लखनऊ चलते हैं। रवि कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, वहां पर भी क्या प्रशासन ने ऐसे सख्त नियम बनाए हैं? क्योंकि सरकार लगातार कह रही है उत्तर प्रदेश में कि अगर लोगों ने गाइडलाइंस का पालन नहीं किया, लापरवाही बहुत ज्यादा बरती गई, जैसा कि तस्वीरों से समझ में आ रहा है, तो फिर से वैसी नौबत आ सकती है जहां पर हमें लॉकडाउन की तरफ लौटना पड़ सकता है। और खासतौर से सेकेंड वेव में जो कुछ भी झेला है उत्तर प्रदेश ने, खासतौर से लखनऊ ने, क्या उससे कोई सबक नहीं लिया लोगों ने? उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जिस तरीके से जो संक्रमित मरीजों के जो आंकड़े थे वो लगातार बढ़े थे। अगर पिछले दिनों की बात करें तो मार्च के बाद अप्रैल और मई का जो महीना था वो लेकिन जून की शुरुआत होते होते स्थिति काफी काबू में आ गई। और बात करें तो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, 2 दिन की साप्ताहिक बंदी है, इसके अलावा नाइट कर्फ्यू, तमाम सारी चीजें की गई। उसके अलावा हम अभिषेक के पास चलते हैं। रवि, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है। अभिषेक, आप बताएं जरा कि बीएमसी ने किस तरह के कदम उठाए हैं ताकि उन लोगों को सबक सिखाया जा सके, कंट्रोल किया जा सके जो लगातार नाफरमानी कर रहे हैं, जो लगातार लापरवाही कर रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार लगातार कई नियम तो बना रहे हैं और एसओपी लगातार बनाया गया, कोविड जो गाइडलाइन है कैसे उसका पालन किया जाए, लेकिन हमेशा देखा गया ऐसा कि कहीं पर भी ठीक तरीके से पालन नहीं हो रहा है। अगर एक सबसे बड़ी बात कर ले हैं कि जो दुकानें खोलने की परमिशन है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, उसके बावजूद भी मुंबई के पूरे महाराष्ट्र के तमाम जगहों में देखा जा सकता है कि मार्केट उसके 4 बजे के बाद भी लगातार खुली हुई दिखाई पड़ती है। और उसका खामियाजा ये होता है कि भीड़ बहुत होती है। अगर सब्जी मार्केट की बात करें, सब्जी मार्केट जब खुलती है उस टाइम भीड़ बहुत होती है। सबसे अहम बात यह होती है कि इसके बावजूद लोग को जो कहा जाता है कि लोग उसके मास्क लगाएं, लोग मास्क नहीं लगाते हैं। और यह सबसे बड़ी एक चुनौती है लोगों के लिए भी और सरकार के लिए और बीएमसी के लिए कि मास्क न लगाना, और लगातार उसके लिए लोग फाइन मारते हैं और उसके लिए भी कई बार देखा गया है कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मारपीटाई तक हो जाती है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। यह वही मुंबई है, वही महाराष्ट्र है जो देश का सबसे पहला एक ऐसा बड़ा राज्य बन चुका है जहां पे सबसे अधिक कोरोना के मरीज पाए गए हैं, जहां सबसे अधिक लोगों की मौत हुई है, लेकिन बावजूद इसके लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हूं आपको मुंबई के अंधेरी स्टेशन के ठीक बाहर, स्टेशन के बाहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग भीड़, हालांकि यहाँ पर अमून बहुत होती है, दुकानें यहाँ पे कुछ बाहर से बंद जरूर हैं लेकिन अंदर से दुकानें सब खुली हुई हैं दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पर एक बकायदा बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं व्यापारियों की तरफ से कि उन्होंने महाराष्ट्र शासन का विरोध किया है और विरोध यह इसलिए किया कि उनका भी धंधा है, उनका धंधा चौपट हो रहा है, दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए, लेकिन उन्हें यह समझ में आना पड़ेगा कि दुकानें खोल तो दिया जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है अगर भीड़ होगी उससे कोविड, अगर जो कोरोना का जो कहर है वो बढ़पेगा तो आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन होगा। और यही वजह है कि बहुत लोग ऐसे हम देखते हैं कि जो अभी भी मास्क नहीं लगाते हैं, अगर घर से बाहर निकलना, उनको नसीहत यही होगी, उन्हें कम से कम यही सलाह होगी हमारी तरफ से कि अगर घर से बाहर आप निकल रहे हैं, लगातार अपील की जा रही है लोगों से कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और साथ ही लापरवाही भी बरत रहे हैं, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। हम फिर से एक बार रवि कुमार के पास चलते हैं, लखनऊ। रवि, मुंबई की तस्वीरें हमने देख ली, दिल्ली की तस्वीरें हमने देख ली, लखनऊ भी एक ऐसा शहर रहा है जो दूसरे वेव में बहुत ज्यादा प्रभावित रहा। अस्पतालों की कमी, डॉक्टर्स की कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हमने देखी है वहां पर। ऐसे में आज क्या हालात हैं और क्या तीसरी वेव को लेकर के कोई तैयारी आप देख रहे हैं? बताया जा रहा है कि बच्चों पे इसका असर हो सकता है, इसको लेकर अस्पतालों में तैयारी की गई। अगर हम बात करें तो आज साप्ताहिक बंदी का आज पहला दिन है, यानी कि जो कोरोना कर्फ्यू था उसमें छूट मिली है। 5 दिन के लिए जो बाजार है वो खोल रहा है, लेकिन शनिवार रविवार की साप्ताहिक बंदी है और आज साप्ताहिक बंदी का शनिवार का दिन है और आज साप्ताहिक बंदी है। हालांकि जरूरी सेवा है वो खुली हुई है। आपको दिखा दें कि ये पार्क रोड है और उस पार्क रोड का जो रास्ता है सीधे सीएम आवास पर जाता है, यहाँ से हजरतगंज चौराहे के लिए आता है। ये आमतौर पर ये हर समय चलने वाला रास्ता है और देख सकते हैं हमारे सामने तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो आ रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिन्होंने मास्क लगाया है, नहीं लगाया या तो नीचे किया हुआ। ये थोड़ी सी लापरवाही है जो साफ तौर पर नजर आ रही है, यानी कि जो मास्क को लेकर लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश है वो लगातार की जा रही है। ये लापरवाही है जिसकी वजह से एक बड़ी समस्या बनी हुई है, यानी कि संक्रमण जो पिछले दिनों में बढ़ा हुआ था उसको कम करने की तमाम सारी कोशिशें की गई। अब संक्रमण भले ही कम हुआ है, लेकिन अभी भी जो लापरवाही लोगों की जो घरों से बाहर निकल रहे वो उनमें देखी जा रही है, जिसकी वजह से एक समस्या बनी हुई है कि संक्रमण जो है फिर से बढ़ने का जो खतरा है वो सामने
देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में लोगों को समझने की जरूरत है जो मास्क लगाना अभी भी, क्योंकि अभी भी जो खतरा है वो टला नहीं है, तीसरी वेव आने की आशंका है वो बनी हुई है। तो ऐसे में लोग अगर जागरूक होते हैं, जो दिशा निर्देश जारी किए गए उनका अगर पूरी तरीके से पालन करते हैं तो शायद इस समस्या से कुछ हद तक काबू पाया जाए। लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा कि मास्क जो बचाव के लिए है और उनको लगाना है और उसको पूरी तरीके से सही ढंग से लगाना है, ताकि जो इस कोरोना नाम की जो बीमारी है उसको जो रोकने के लिए सरकार कोशिश कर रही है उसको लेकर लोग जागरूक होंगे, तभी जाके इस बड़ी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। प्रयास है सरकार और आम लोग सभी को साथ मिलकर जागरूकता के साथ काम करना पड़ेगा, तभी अब तक कोरोना से हम निपटे हैं और आगे इससे निजात पा सकेंगे। देवेंद्र सिंह का हम रुख कर लेते हैं, गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, मुझे याद है कि दूसरी वेव जब पीक पर थी, दिल्ली से लेकर गुरुग्राम, गुरुग्राम से लेकर नोएडा तक लोग ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर के लिए, प्लाज्मा के लिए मारे फिर रहे थे। क्या वो दौर भूल चुके हैं लोग? गुरुग्राम में क्या स्थिति है? वहां पर क्या मास्क लगा रहे हैं तो क्या सिर्फ दिखाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स के पास, या फिर जहां कहीं भी लोगों को एहतियात बरतना चाहिए वो वाकई जागरूक हैं इस संदर्भ में? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लगातार जिस तरह से कोरोना ने अपने तांडव मचाए थे, तो और उस बीच गुरुग्राम की बात की जाए तो करीब 1,80,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने निकल कर आए थे, जिसमें से करीब 900 लोगों की मौत हो गई थी। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से लगातार सख्ती बरती जा रही थी। लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाले आंकड़े जो निकल कर आए थे गुरुग्राम पुलिस के, कि करीब 8.5 करोड़ रुपए के चालान काटे गए, यानी कि बड़ी संख्या में लाखों लोग ऐसे थे जो मास्क नहीं लगा रहे थे और उनके चालान काटे गए। और निश्चित तौर पर कितनी बड़ी लापरवाही रही होगी उस दौरान जब ये कोरोना ने अपना तांडव मचाया हुआ था। और अब जैसे जैसे धीरे धीरे जो मामले कम हुए, क्योंकि अब 10 और 20 के बीच में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, जबकि गुरुग्राम में करीब 9.5 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, यानी कि आधी आबादी गुरुग्राम की जो है उसको वैक्सीन लग चुकी है। तो लगातार कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। लेकिन इस बीच एक तस्वीर ये निकल कर आती है कि गुरुग्राम में जब लोग बाहर मार्केट में जाते हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर वो लापरवाही बरत रहे हैं जो पहली लहर के बाद देखने को मिली थी। और एक बड़ा कारण बनकर आया था कि जो दूसरी लहर आई थी वो यही के कारण था। मैं आपसे समझना चाहूंगी, दिल्ली से हमारे साथ राहुल गौतम जुड़े हुए हैं, तीसरी वेव को लेकर क्या तैयारी है राजधानी में? क्योंकि सबकी निगाहें फिर से एक बार सरकारी इंतजामों पर रहेगी, प्रशासन पर रहेगी कि पहले से तैयारी कर पाते हैं कि नहीं। दूसरी वेव में तो बहुत निराश किया था। देखिए, कई सारे हॉस्पिटल्स खोले गए थे जो कि डेडिकेटेड थे सिर्फ कोविड के लिए। तो उन तमाम हॉस्पिटल्स को सरकार की ये तैयारी है कि उनको चालू रखा जाए, उनको डिसमेंटल ना किया जाए। इसके अलावा जो डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ हायर किया गया था दिल्ली के अंदर, जब दिल्ली के अंदर सेकेंड वेव का प्रकोप चल रहा था, उनको अभी फिलहाल सिस्टम के अंदर रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर आप जानती हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो डेल्टा वेरिएंट है, जो सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन की जिसकी एबिलिटी है, जो सबसे तेजी से फैलता है, वो ऑलरेडी इंडिया में डिटेक्ट हो चुका है। और अगर इस समय में अगर लोग सावधानी नहीं बरतते हैं तो जाहिर है उसका जो खामियाजा है उसके लिए हमको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 4 से 6 हफ्तों का समय बताया जा रहा है कि जब दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर जो थर्ड वेव है वो हिट कर सकती है। जहां तक सरकार की तैयारी की बात है, सरकार ने, मैंने आपको बताया कि जो कोविड हॉस्पिटल्स है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उसको इंटैक्ट रखा है। इसके अलावा तमाम जो एजेंसीज हैं वो इस बात की तैयारी कर रही हैं कि जो एम्बुलेंसेज हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनको बच्चों की उम्र के हिसाब से नतीजा होता है वो ये देश देख चुका है, आम लोग भुगत भी चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरी जानकारी के लिए। इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखानी बहुत जरूरी है। मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार होने जा रहा है, चंडीगढ़ हम आपको लिए चलते हैं। मिल्खा सिंह का निधन हुआ कोरोना से, लंबी जंग के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। 91 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। अब से कुछ देर में चंडीगढ़ की इसी जगह पर मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार होने जा रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए कम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग और कई गणमान्य लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तब पूरे नियम कायदे के साथ अंतिम संस्कार होने जा रहा है मिल्खा सिंह का। फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते थे, देश का नाम रोशन किया इतने सालों तक, तमाम लोगों को प्रेरणा दी। 91 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ये तस्वीरें आप चंडीगढ़ से देख रहे हैं। अब से कुछ देर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ मिल्खा सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी। आज सुबह से ही तमाम बड़े राजनेताओं ने, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री,
सबने आखिरी विदाई मिल्खा सिंह को दी है। पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, नम आंखों से विदाई दे रहा है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो देश का नाम रोशन करते हैं और इतने बड़े पैमाने पर लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अब से कुछ देर में मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। महान धावक के तौर पर पूरा देश, पूरा विश्व उन्हें याद करेगा। 91 साल की उम्र में फ्लाइंग सिख कहे जाने वाले मिल्खा सिंह का निधन हुआ। आ जाओ इधर से फ्रेम बना के जहाँ पर उनको पकड़ पाना मुश्किल है, लेकिन उनके जीवन के किस्से, उनके जीवन की कहानी आने वाले दशकों सदियों तक युवाओं को प्रेरणा देती रहेगी। आप देख सकते हैं राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई पंजाब राज्य ने, केंद्र सरकार ने, छत्तीसगढ़ राज्य ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है, पद्मश्री से, और उनकी संघर्षों की जो कहानी है जिसमें उन्होंने जमीन पर खड़े रहकर आसमान को छुआ था, ये कहानी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इतिहास का हिस्सा बन जाएगी। तो मिल्खा सिंह पंचतत्व में विलीन हुए। पूरे राजकीय सम्मान के साथ महान धावक मिल्खा सिंह को नम आंखों से देश ने विदाई दी है। ये तस्वीरें हम आपको चंडीगढ़ से दिखा रहे हैं। न सिर्फ पंजाब के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। तमाम लोग, चाहे वो राजनीतिक गलियारे से ताल्लुक रखते हों या फिर फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखते हों, चाहे खेल जगत से ताल्लुक रखते हों, उन्होंने मिल्खा सिंह के जाने को एक युग का अंत बताया है और ये कहा है कि इस नुकसान की क्षति पूर्ति नहीं हो सकती, इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। और इस वक्त आप देखिए पूरा देश विदाई दे रहा है फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को। बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब इस तरह से प्रेरणा स्रोत बनकर कोई इंसान, कोई शख्स दुनिया से विदा लेता है, और ऐसे ही थे मिल्खा सिंह। चंडीगढ़ शहर अपने हीरो तो तिरंगे का मान बढ़ाने वाले मिल्खा सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। चंडीगढ़ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ मिल्खा सिंह को आखिरी विदाई दी गई है। पंचतत्व में विलीन हुए महान धावक मिल्खा सिंह अपने हीरो को खो दिया है और एक ये बड़ी क्षति है पूरे देश। इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए।